welcome back to Pratham Biology classes. How are you all? So आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को कंटिन्यू करते हैं. ओके तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, राइट. मोनोकॉट एम्ब्रियो देखा हमने, डाइकॉट एम्ब्रियो देखा, और अब जो हमें आगे देखना है वो है सीड के बारे में. ओके, डेवलपमेंट ऑफ सीड कैसे होता है. तो हम सभी जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं, राइट. फ्रूट के अंदर होते हैं सीड. तो वो सीड डेवलप कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं. सो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. तो इस बात को हम जानते हैं कि जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है. ओके, ट्रिप्लॉइड PEN give rise to nutritive endosperm which provides nourishment to embryo. ट्रिप्लॉइड जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो आगे चल के क्या बनाता है, न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म बनाता है जिससे कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है. फाइन. न्यूसेलस इज यूज्ड अप ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. जो न्यूसेलस का पोर्शन है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, राइट. तो हमने देखा था कि न्यूसेलस तो यूज कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ न्यूसेलस का कुछ पार्ट बचा हुआ रह जाता है. ठीक, तो उस तरह के सीड को हम क्या कहते हैं जिसमें न्यूसेलस का पार्ट बचा हुआ रह जाता है. आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उस टाइप के सीड को हम क्या कहते हैं. इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल ड्राइज अप. तो ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो सूख जाते हैं. द आउटर इंटेगुमेंट बिकम हार्ड फॉर्म टेस्टा. ठीक है, तो ये जो इंटेगुमेंट्स हैं वो सूख जाते हैं और जो आउटर इंटेगुमेंट है वो क्या बनाता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं टेस्टा, व्हाइल द इनर फॉर्म्स मेम्ब्रेनस टेगमेन. ठीक है, तो ये याद रखना कि सीड के ऊपर का जो हार्ड आप लेयर जो आप टच करते हैं, हार्ड कवर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं. और उसके अंदर का एक मेम्ब्रेनस लेयर होता है जिसे हम टेगमेन कहते हैं. फाइन. Micropyle remains in form of a small pore on the surface of seed. ठीक है, तो माइक्रोपाइल जो है वो एक स्मॉल पोर के रूप में, ठीक है, छोटे से छेद के रूप में सीड के ऊपर वाले सरफेस पे पाया जाता है. अगर आप सीड को, ये अगर मान लो आपका सीड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सीड होता है. इसी को अगर आप देखेंगे, अगर इस पोर्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक पोर मिलेगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं. ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर्स द सीड थ्रू दिस पोर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन. तो ऑक्सीजन, वाटर वो सब इसी पोर से एंटर करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन. हाइलम मार्क्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू फ्यूनिकल स्टॉक. ठीक है, हाइलम उस मार्क को कहते हैं जहां की फ्यूनिकल, ओव्यूल का जो फ्यूनिकल है या जो स्टॉक है वो जहां से अटैच होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइलम, राइट. अब देखो यहाँ पे एक टर्म बताया है, डॉर्मेंसी ऑफ सीड. ओके, इसको जरा समझ लो. डॉर्मेंसी ऑफ सीड क्या होता है. डॉर्मेंसी इज दैट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सीड व्हेन इट फेल्स टू जर्मिनेट इवन दो द एनवायरमेंटल कंडीशन व्हिच आर नॉर्मली कंसीडर्ड फेवरेबल एट प्रेजेंट. तो डॉर्मेंसी कहने का मतलब कि जैसे नॉर्मल अगर हम देखते हैं डॉर्मेंसी का मतलब, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो जिंदा तो होता है लेकिन वो एक्टिव नहीं रह पाता ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी. तो वही यहाँ पे कहने की क्या कहा जा रहा है कि द फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सीड. ठीक है, तो सीड की लाइफ साइकिल में एक ऐसा फेज आता है जहां पे कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, राइट, जहां पे कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, दो द एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हिच आर नॉर्मली कंसीडर्ड एज फेवरेबल एट प्रेजेंट. तो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके फेवरेबल होने के बाद भी हमें लगता है कि वो फेवरेबल हैं, ठीक है, बट स्टिल जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है. तो वो वैसे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं. तो मोस्टली जो सीड है वो इस टाइम पीरियड से गुजरते हैं. नाउ सीड वायबिलिटी.
ठीक है। तो वायबिलिटी इट इज द कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन अंडर सुटेबल कंडीशन। ठीक है, तो सुटेबल कंडीशन में अगर सीड जर्मिनेट कर जा रहा है तो उसे हम सीड वायबिलिटी कहते हैं। इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड, हर सीड में अलग अलग होता है। इन फ्यू स्पीशीज सीड्स लूज देयर वायबिलिटी विद इन अ मंथ, बट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हैव सेवरल ईयर्स ऑफ सीड वायबिलिटी। ठीक है, तो कुछ स्पीशीज में बहुत ही कम समय के लिए ये वायबिलिटी प्रेजेंट होता है, बट कुछ सीड्स में काफ़ी लंबे समय तक के लिए ये वायबिलिटी हो सकता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में मिलेगा ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट्स सीड आर एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो ये सीड कहाँ से इसका मिला है, हमें आर्कटिक टुंड्रा से मिला है। दे रिमेन इन डॉर्मेंसी फॉर 10,000 ईयर, तो ये अप टू 10,000 ईयर्स तक डॉर्मेंसी में थे। नेक्स्ट इज फिनिक्स डेक्टेलिफेरा, तो ये भी एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, जिसे कि हम डेट पाम कहते हैं। रिसेंटली 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड्स एक्सकेवेटेड नियर डेड सी, तो डेड सी के पास से 2000 ईयर्स ओल्ड सीड मिला है जो कि इस ट्री का है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीड। तो जरा देखें क्लासिफिकेशन ऑफ सीड में क्या कहा जा रहा है कि क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू फीचर्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो दो फीचर्स के हिसाब से बताया गया है। सबसे पहला है नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स के बेसिस पे आप सीड को कैसे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट इज मोनोकॉटिलिडन एंड सेकंड इज डाइकॉटिलिडन। ठीक है, तो आप जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे इस वर्ड को। तो मोनोकॉटिलिडन अगर सिर्फ एक कॉटिलिडन है, एग्जाम्पल मेज, और डाइकॉटिलिडन अगर दो कॉटिलिडन प्रेजेंट है, एग्जाम्पल ब्रॉडबीन या ग्राम भी एग्जाम्पल हो सकता है। नाउ द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, अब एंडोस्पर्म के प्रेजेंस के बेसिस पे भी आप सीड को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक, राइट, एंडोस्पर्मिक सीड, एग्जाम्पल मेज। और अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एग्जाम्पल ब्रॉडबीन। ओके, नेक्स्ट, अब देखो उसी को थोड़ा डिटेल में यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले आपका एंडोस्पर्मिक सीड, जिसे हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। इफ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म स्टिल रिमेन्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू, एग्जाम्पल व्हीट, बार्ली, मेज, कोकोनट एक्सेट्रा। तो अगर एम्ब्रियो के बनने के बाद भी, एम्ब्रियो बन जाता है, डेवलप कर जाता है, उसके बाद भी अगर आपका एंडोस्पर्म बचा हुआ है ना, एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू, तो उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, एग्जाम्पल व्हीट, बार्ली, मेज, कोकोनट ईटीसी। एंड अदर इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसे हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूज्ड अप बाय ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूज कर लिया जा रहा है एम्ब्रियो के द्वारा फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। न्यूट्रिशन इज स्टोर्ड इन कॉटिलिडन्स। ठीक है, तो उस टाइप के सीड को हम कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा। Occasionally in some seeds such as black pepper, remains of nucellus also persistent। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं, ठीक है, लाइक ब्लैक पेपर, जिसमें कि न्यूसेलस के कुछ रिमेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस रेसिड्यूअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म, और उस बचे हुए रेसिड्यूअल न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। और जिन सीड्स में ये पाया जाता है उसे हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। इस बात को याद रखना, यह क्वेश्चन में पूछता है कि पेरिस्पर्मिक सीड क्या होते हैं। तो पेरिस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिनमें कि न्यूसेलस के रिमेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और
जो न्यूसेलस, परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, और जिस सीड में ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। यहाँ पे एक डाइकोटिलिडनस सीड का एग्जांपल बताया गया है। देखो, इनसाइड द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडन्स ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये है आपका एक डाइकोटिलिडनस सीड। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पोर्शन, ये दोनों कोटिलिडन्स है, ठीक है, ये पोर्शन क्या है, कोटिलिडन है पूरा, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ओके, अच्छा, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज एम्ब्रियो, ठीक है, ये आपका प्लूम्यूल ऊपर, ये पूरा शूट बनाएगा, नीचे ये रेडिकल, ठीक है, ये पूरा रूट सिस्टम बनाएगा, और बीच में आपका ये हाइपोकोटाइल। ओके, नेक्स्ट, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, सीड कोट पाया जाता है। At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and plumule. Okay. Next is classification of fruits. अब देखो, फ्रूट्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास 11th में पढ़ना है, इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वहाँ आपको डिटेल से इसके बारे में पढ़ना है, बट स्टिल यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। तो फर्टिलाइज्ड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट्स एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ओके, तो इस बात को याद रखना कि फ्रूट के स्टडी को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं, और फर्टिलाइज्ड ओवरी ही किस में बदलते हैं, फ्रूट्स में बदलते हैं, राइट। दे कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे है, तो एक तो हम कह रहे हैं सिंपल फ्रूट्स, ठीक है, सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर, ओके, तो उसे हम कहेंगे सिंपल फ्रूट, सिंगल ओवरी। अब सिर्फ ये एक ओवरी है, ठीक है, अब इस एक ओवरी से जो फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सिंपल फ्रूट। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यूनिकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस। अब इसके बारे में हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिकार्पेलरी मतलब अगर सिर्फ सिंगल कार्पेल है, ठीक है। मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब फ्यूज, मतलब बहुत सारे कार्पल्स तो होंगे लेकिन वो आपस में फ्यूज होंगे, ठीक, तो उसे हम कहते हैं मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस। अब एक कहा जा रहा है एग्रीगेट फ्रूट। ओके, एग्रीगेट फ्रूट मतलब मल्टीपल पिस्टिल ऑफ सिंगल फ्लावर, यानी मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, ठीक है। मल्टीपल कार्पेलरी तो है, बहुत सारे कार्पल्स तो हैं, बट दे आर एपोकार्पस मतलब फ्री हैं, तो उस तरह के फ्रूट को हम एग्रीगेट फ्रूट्स कहते हैं। कॉम्पोजिट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, अगर इन्फ्लोरेसेंस से अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट फ्रूट। फ्रूट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ट्रू फ्रूट और यूकार्प्स, ठीक है, ट्रू फ्रूट को हम और क्या कहते हैं, यूकार्प्स कहते हैं। सिंपल फ्रूट इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल मैंगो, पी, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट को हम सूडोकार्प्स भी कहते हैं, लाइक एग्रीगेट एंड कंपोजिट फ्रूट्स इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एप्पल, पियर, ब्रिंजल, ऑल दीज आर फॉल्स फ्रूट, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर ओवरी से अगर आपका फ्रूट डेवलप हो रहा है तो आप उसे ट्रू फ्रूट कहेंगे, और ओवरी के अलावा अगर किसी और पार्ट से अगर डेवलप हो रहा है तो उसे आप फॉल्स फ्रूट कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्थिनोकार्पी। ओके, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो पार्थिनोकार्पी हम किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो एम्ब्रियो अगर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, मतलब गैमेट, मेल गैमेट का रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, और जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो विदाउट फ्यूजन ही डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ओके, देखो इसको याद रखना कि ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कैसे पाए जाते हैं। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो वैसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। सच फ्रूट्स आर ईदर सीडलेस और कंटेन नॉन वायबल सीड्स। ऐसे फ्रूट्स में या तो सीड नहीं होते हैं या इनके सीड वायबल नहीं होते हैं, जर्मिनेट करने के लायक नहीं होते हैं।
पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन्स। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी आप इंड्यूस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दीज फाइटोहॉर्मोन्स, ओके, ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन्स। The best varieties of banana, pineapple, grapes etc are parthenocarpic। ठीक है, तो आज आप जो भी मार्केट में फ्रूट देखते हैं, बनाना, पाइनएप्पल, ठीक है, तो मोस्टली ये पार्थिनोकार्पिक होते हैं, क्योंकि आप इनमें सीड आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो सीड बनेगा नहीं बनेगा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ एडिबल पार्ट्स देन नॉर्मल फ्रूट्स। ठीक है, तो ये पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं इनमें एडिबल पोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, नॉर्मल फ्रूट्स की तुलना में, इसलिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कंपैरेटिवली थोड़े कॉस्टली होते हैं। इथिलीन इज अ राइपनिंग हार्मोन वाइल एब्सिसिक एसिड इज अ डोरमेंट हार्मोन। ठीक है, ये बात याद रखना कि इथिलीन को हम क्या कहते हैं, राइपनिंग हार्मोन, ठीक है, यानी फलों को पकाने वाला हार्मोन, वाइल एब्सिसिक एसिड को हम डोरमेंट हार्मोन कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि एपोमिक्सिस क्या होता है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ये लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।